गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 14 जुलाई है और 14 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल का जो टॉपिक आज का है वो है इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स। ये बड़ा सुंदर सा आर्टिकल है। हमको इंग्लिश भी सीखनी है, इसमें आपका काफ़ी सारा नॉलेज भी होने वाला है। ठीक है, तो ये पढ़ते रहने से बहुत मैं ये देख रहा हूँ कि कई शब्द ऐसे बार बार आते हैं तो अपने आप याद हो जाते हैं। यही मैं आपको कहा करता था कि जब आप पढ़ने की हैबिट में रहते हो, अखबार है, मैगज़ीन है, किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, जीवनियाँ हैं, बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो उनकी हर चीज़ कमज़ोर होती है, नॉलेज भी, उनकी मानसिकता भी, और आपका इंग्लिश भी ठीक नहीं होती है। तो मेरे साथ पढ़िए, इसका शीर्षक है इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स। इनेबल का अर्थ होता है योग्य बनाना। हमने यानी लेखक कह रहा है कि लोगों को, ठीक है ना, खुद को गवर्न करने के लिए, खुद के ऊपर शासन कर सकें, वो अपने आप को शासित कर सकें, इसके लिए उनको योग्य बनाना है। तो आप इसका शीर्षक से समझ गए होंगे कि इसके मूल में क्या होगा। मूल में यही है कि बजाय इसके कि सरकार कोई स्टेट या केंद्र में चलाए, तो इन लोगों को अपने आप को शासित करने के योग्य बनाओ, क्योंकि जो लोकल गवर्नेंस होती है सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और बड़े बड़े काम आप अपने सेंट्रल लेवल पे करो, स्टेट लेवल पे करो, है ना, ये कहा गया है। इसकी सब हेडलाइन लिखा हुआ है विद द पैंडेमिक। आपको मैंने कई बार बोला हुआ है कि आप लोग भी सेंटेंस बनाना शुरू करें विद से। बड़ा सुंदर प्रयोग होता है विद द पैंडेमिक शोइंग अ फ्लॉज। और पैंडेमिक ने क्या किया कि पैंडेमिक ने, इस महामारी ने, कोविड महामारी ने, ठीक है, इसने फ्लॉज बताएं। शो अप का मतलब फ्लॉज बताएं। फ्लॉज का मतलब वीकनेसेस, कमियां, शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है ना। फ्लॉ वर्ड जो है आपका नाउन और वर्ब दोनों है, ध्यान रखना बच्चों। नाउन के रूप में इट मीन्स वीकनेस, शॉर्ट कमिंग, ठीक है। सेंटेंस, इफ आई से देयर आर मैनी फ्लॉज इन दिस लॉ, इस लॉ में बहुत सारी कमी है, और मैं इसको ऐसे भी कह सकता, फ्लॉ आपका वर्ब भी है, फ्लॉ आपका वर्ब भी है, यानी कमियां होना। इफ आई से दिस लॉ इज फ्लॉड, तो आप सीखोगे तभी तो काम चलेगा, नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ। ठीक है, तो फ्लॉ वर्ब भी है और आपका नाउन भी है। तो ये कह रहे हैं कि पेंडेमिक ने गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में जो शासन चलाती हैं, शासित करती हैं देश को, प्रदेश को, है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट्स को, शहरों को, उसमें उसने बहुत सारी कमियां पाई हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ बेटर वे फॉर ह्यूमैनिटी टू फेस न्यू चैलेंजेस। और यही जो है आपका ह्यूमैनिटी नए चैलेंजेस को फेस कर सके, यही बेटर वे है। आगे क्या लिखा है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चैलेंजेस आते रहते हैं, कभी कभी ऐसे चैलेंज आते हैं किसी को पता थोड़ी था कि आपके कोरोना आ जाएगा, जिसने पूरा ज़िंदगी चेंज कर दी लोगों की, संसार में कोई इसे अछूता नहीं बचा हुआ है। कितना बड़ा संकट है ये, है ना। तो आगे बढ़िए। गवर्नेंस सिस्टम्स, यानी शासन करने के जो सिस्टम्स बने हुए हैं सभी लेवल पे, चाहे ग्लोबल हो, वैश्विक हो, राष्ट्रीय हो या लोकल हो, स्टेट के भी इसमें शामिल करना चाहिए था, स्टेट के हों या स्टेट के नीचे के लोकल लेवल हो, हैव एक्सपीरियंस स्ट्रेस। उन्होंने, सब लोगों ने, ठीक है, स्ट्रेस फील किया। स्ट्रेस का मतलब दबाव फील किया। ये वर्ड आना चाहिए आप, तो इसका फ्रेज बना के लिखो, तुम इसका इस्तेमाल करो, टू फील स्ट्रेस। स्ट्रेस केवल तनाव भी होता है, लेकिन यहाँ इस संदर्भ में इसका मीनिंग दबाव है, प्रेशर है, टू फील प्रेशर। कोविड आया तो सभी जो सिस्टम थे, सब ने ये प्रेशर फील किया कि इसको कैसे किया जाए। शुरुआत में तो इतना भयंकर लगा नहीं वो, लेकिन जब पता लगा कि ये कितना खतरनाक है, ठीक है, और ये स्ट्रेस किसके फलस्वरूप था, एज ए फॉल आउट का अर्थ होता है के रिजल्ट के रूप में, किसके, कोविड-19 पैंडेमिक के रिजल्ट के रूप में, ठीक है, और फॉल आउट का अर्थ होता है रिजल्ट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस। ये भी हमें आना चाहिए। आप
ठीक है, किसी बीमारी का हो सकता है, किसी भी चीज़ का फॉल आउट का मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट। कहीं पर न्यूक्लियर अटैक हुआ और 4-5 वर्षों के बाद में वहाँ पर बच्चे जो है विकृत पैदा होना शुरू हो गए। विकृत समझते हो? ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये मैं अजीब बात कह रहा हूँ। कहीं पर न्यूक्लियर अटैक होता है और लोगों को वहाँ से अगर नहीं गए, वो आसपास में रहे, उस जहाँ पर बॉम्ब पड़ा, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं, उनके बच्चे विकृत पैदा होते हैं, डिफॉर्म्ड। विकृत का तो होता है डिफॉर्म्ड, इन्हें भी लिख सकते हो विकृत। तो विकृत पैदा हो जाते हैं और विकृत मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। शक्ल अजीब सी, ठीक है ना, सब कुछ अजीब सा। तो जब किसी ने कहा यार यहाँ के बच्चे विकृत क्यों पैदा हो रहे हैं, तो किसी ने कहा, जो समझदार था, कि दिस इज द फॉल आउट। अब आपको समझ आ जाएगा। और फॉल आउट एक साथ लिखना, ऑफ द न्यूक्लियर अटैक। ये न्यूक्लियर अटैक के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब आगे समझ आपको फॉल आउट, है ना। तो आगे पढ़ते हैं, आपको तो जल्दी पढ़ना है क्योंकि ये पैराग्राफ न्यूज़ आइटम बहुत लंबा है। कोविड-19 के परिणाम स्वरूप इन सब लोगों ने ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे एक्सपीरियंस का अनुभव करना, स्ट्रेस अनुभव किया है। आई होप इट इज क्लियर। आर्किटेक्चरल फ्लॉज हैव बीन रिवील्ड इन द डिजाइन। ये कौन सी किसकी डिजाइन हो सकती है, आप समझ पा रहे हो? यही तो आपने अंडरस्टैंडिंग बनानी। कहाँ लिखा हुआ है ये डिजाइन किसकी है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है गवर्नेंस की। तो जो शासन व्यवस्था की डिजाइन है उसमें रिवील का मतलब होता है जो चीज़ छुपी हुई है उसको उजागर करना, बताना। मैं भी इसका भी प्रयोग आपको बताता हूँ। लेकिन ये कैसे समझोगे? ये ग्रामर तो नहीं समझाती है आर्किटेक्चरल फ्लॉज क्या होती हैं, ये आपको समझा रहा हूँ आपको। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अभी कि आर्किटेक्चरल फ्लॉज क्या होते हैं। जब कोई बिल्डिंग बनती है, आर्किटेक्चर का तो ये पता ना, भवन निर्माण, इसको आर्किटेक्चर कोर्स करते हैं लोग, आर्किटेक्ट बनते हैं, ठीक है। भवन निर्माण। तो कई बार क्या होता है बच्चों कि जो मकान आपने बनाया उसमें कुछ कमियां रह गई। समझ लो कि आपका फर्श का लेवल ठीक नहीं था, तो पानी की निकासी ठीक नहीं हो रही, ठीक है, एक तो ये कमी हो गई, धुआं नहीं निकल रहा, आपका धूप नहीं आ रही, कुछ भी हो सकता है। ये तो हो गया एक जनरल। लेकिन आर्किटेक्चरल फॉल्ट का अर्थ होता है कि आपने जो वो बनाए, पिलर्स बनाए, आपने बीम डाले, उनका वेट का अपने हिसाब किताब नहीं रखा, अब मकान तिरछा हो गया, मकान में क्रैक आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ऐसा हो रहा है तो उस मकान में आर्किटेक्चरल फॉल्ट है, तो वो खतरनाक है, बिल्डिंग गिर सकती है। आई होप कि आपको समझ आ गया आर्किटेक्चरल फॉल्ट से आप क्या समझते हो। सिंपल भाषा में समझोगे तो बड़ा फॉल्ट जो पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ये भावार्थ के रूप में लिया हुआ है। अ बिग फॉल्ट विच इफ नॉट करेक्टेड कैन कॉज मेजर डैमेज। अब आपको समझ आया नहीं आया? अगर आपकी पानी की लेवल ठीक नहीं है तो वो तो इतना, चलो परेशानी तो होगी आपको, लेकिन बिल्डिंग को तो खतरा नहीं है ना आपका। तो आर्किटेक्चरल फ्लॉज मतलब वीकनेसेस, कमियां, वो रिवील हुई है डिज़ाइन में इस पेंडेमिक के कारण। तब पता लगा हमारे गवर्नेंस में, ये डिज़ाइन आपका गवर्नेंस का है, ये याद रखना आपका। और रिवील का मतलब होता है बताना। रिवील का अर्थ होता है बताना, ठीक है। टू टेल समथिंग विच इज़ नॉट ऑब्वियस या विच इज़ नॉट नोन, वो बताना आप। किसी सत्य को उजागर करने के लिए भी आप, एक चोर को पकड़ा, पुलिस ने ठोका, बट ही डिड नॉट रिवील हिज नेम। द थीफ डिड नॉट रिवील हिज नेम डिस्पाइट बीइंग बीटन। पिटने के बावजूद उसने अपना नाम नहीं बताया, ठीक है ना। ये रिवील वर्ड भी आना चाहिए आप, ठीक है। तो ये जो पेंडेमिक आया, इसने हमारे गवर्नेंस के सिस्टम की जो डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें बहुत सारी बड़े फॉल्ट बताए।
ये इतने फॉल्ट हैं जो पूरी डिज़ाइन को पूरे सिस्टम को ध्वंस कर सकती हैं, विध्वंस कर सकते हैं उसका। ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर ब्रेकडाउन हो गए। ब्रेकडाउन का मतलब चीज़ें खराब हो गई। ब्रेकडाउन समझते हैं ना आप, जैसे गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई तो ब्रेकडाउन आपके सिस्टम का फेलियर्स हैं। ब्रेकडाउन उसको कहते हैं ब्रेकडाउन, कई जगह इस्तेमाल होता है ब्रेकडाउन। इसका मीनिंग फेलियर ही है, जब कोई काम ना करे। जैसे आपका अगर नर्वस ब्रेकडाउन हो गया किसी को, तो आदमी इतना नर्वस हो गया कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन। ठीक है ना। आप किसी ने कहा तुम जब टाइम पे नहीं पहुंचे यार, अब उसने कहा यार देयर वाज ए ब्रेकडाउन, तो गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी फेल हो गई। तो ब्रेकडाउन इन मैनी सब सिस्टम्स। अब सब सिस्टम क्या होते हैं, एक सेंट्रल में सिस्टम है, फिर आपके स्टेट में है, सब सिस्टम है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर ब्लॉक लेवल पे है, ऐसे बहुत सारे लेवल है। तो उनमें बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हो गए और उन सबको एक साथ मैनेज करना पड़ा। मैनेज का मतलब उनको ठीक करना पड़ा, उसको हैंडल करना पड़ा एट द सेम टाइम सबको। और किस किस में हुए ब्रेकडाउन्स, हेल्थ केयर में, लॉजिस्टिक्स में, बिजनेस में, फाइनेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तभी दिखा रहा मैंने कहा ये इसके कारण सब चीज़ें हिल गई। और लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, हेल्थ केयर तो समझ गए आप, हेल्थ केयर का सिस्टम गड़बड़ा गया। पेंडेमिक फैला तो हेल्थ केयर का सिस्टम गड़बड़ाना था। लोगों के पास में मास्क नहीं है, उनके पास में हैंड सैनिटाइजेशन के लिए बंदोबस्त नहीं है, उनके पास में पीपी किट नहीं है, बात कह रहा हूँ, ऑक्सीजन के साधन नहीं है ना, वेंटिलेटर्स नहीं है आपका, तो कैसे काम चलेगा, इसकी प्रॉब्लम होगी। लॉजिस्टिक्स का अर्थ हो गया सामान का इधर से उधर जाना। आप सप्लाई चेन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ गया। जब ट्रक ही नहीं चल रहे हैं तो सामान कैसे पहुंचेगा, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बिजनेस ठप हो गए, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गई। फाइनेंस की कितनी प्रॉब्लम हो गई, जिन्होंने लोन लिए अपने वो वापस चुका नहीं पा रहे हैं, तो चुका नहीं पा रहे हैं तो बैंक का सर्कुलेशन कैसे चलेगा पैसे का। फिर आरबीआई ने कहते भाई अभी रुको, 6 महीने का मेरे ख्याल से उनको वो मोरेटोरियम मिला, ठीक है, कि 6 महीने बाद में आपने चुकाना। अभी तो कैसे चुकाएंगे, काम ही नहीं है। तो जो उन्होंने उधार लिया था बैंक से पैसा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसको वापस कैसे लौटाएंगे। और ये सब खत्म हो जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बचेगा, प्रशासन कैसे बचेगा। तो इन सारे क्षेत्रों में इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये सब चीज़ें फेल हो गई, काम करना बंद कर दिया इन्होंने सिस्टम ने। तो ये ऐसे आपने पढ़ के हर एक चीज़ को समझना है। ये सीरियस पढ़ाई है, ये बच्चों की तरह पढ़ोगे आपका तो काम नहीं चलेगा। आपको इसको बहुत सीरियसली पढ़ना आपने। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हैंडलिंग सो मेनी सब सिस्टम्स एट द सेम टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता, इन सारे सब सिस्टम को नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे, पंचायत लेवल पे, इन सारे सब सिस्टम्स को एक साथ हैंडल करना एज ओवरवेल्म्ड गवर्नेंस। उसके कारण क्या हुआ कि गवर्नेंस को की आफत आ गई। ये जो वर्ड है आपका ओवरवेल्म्ड है, ये आपको समझाता हूँ, ठीक है। और ये वर्ड भी आना चाहिए लॉजिस्टिक्स, ठीक है आपका। ये इसका अगर मोटा अर्थ बताऊँ आपको तो ये सप्लाई चेन सिस्टम है, सप्लाई चेन सिस्टम लॉजिस्टिक्स कहते हैं आप। गाड़ियों का आना जाना, माल का आना जाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये सब आना चाहिए लॉजिस्टिक्स। फौज में लॉजिस्टिक्स का अर्थ होता है, ठीक है ना, आपका फौज को और खाने पीने के सामान को, दवाइयाँ, हथियार, गोला बारूद, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स। राइट, बहुत बड़ा काम होता है। तो इन सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जटिलता, इन सारे सब सिस्टम्स को एक साथ हैंडल करना। बताओ आप, सब गड़बड़ हो गई, फाइनेंस, बिजनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस। तो इन सब को एक साथ हैंडल करने से गवर्नमेंट के पास में बहुत काम आ गया, वो ओवरवेल्म्ड हो गए। अब ये वर्ड पहले भी मैंने कराया, इसका एक फ्रेज है बी ओवरवेल्म्ड विथ। ये समझना पड़ता है बच्चों, नहीं तो कैसे समझेंगे यार आपका। अगर आप ये फ्रेज है इसका, देखो ये, ठीक है ना, और इसमें मेरे ख्याल विथ का प्रयोग हो रखा होगा, नहीं आगे जरूरत नहीं, किससे ओवरवेल्म हुए तब नहीं। आप इसमें यही लिखा हुआ कि गवर्नमेंट ओवरवेल्म हो गए, नहीं, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों को एक साथ फेस करना पड़ा। इस फ्रेज का अर्थ होता है, ठीक है, कि अगर आप दुख से और खुशी से ओवरवेल्म हो जाते हो तो आपको बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा का सेंस है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ आपको, ठीक है।
किसी आदमी ने शादी की, फिर बच्चा नहीं हुआ, लेकिन फिर हो गया, तो मैं ये कहूँगा जो उसका पहला बच्चा हुआ, तो पहला बच्चा घर में आया, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय। इसका मतलब क्या हुआ, उसने बहुत जॉय फील किया। और किसी की घर में डेथ हो गई तो मैं कहूँगा ही वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ग्रीफ। सब बोलने आने चाहिए आपको, ठीक। और इसलिए हम बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो अभी आई है, इट वॉन बाई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। कोई भी शब्द आता है उसको अपने अच्छी तरह सीखना है, ठीक है। बीजेपी वॉन द लास्ट इलेक्शन विथ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, बहुत ज़बरदस्त उसको, तो ओवरवेलम का तो बहुत ज़्यादा। ओवरवेलम गवर्नेंस मीन्स तो गवर्नमेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें समस्याएं, ये सारी ऊपर की बातें जो लिखी हैं वो सारी समस्याएं। सॉल्यूशंस ऑफ वन सब सिस्टम बैकफायर्ड, और हुआ क्या, एक को ठीक करने गए तो उसने दूसरी सब सिस्टम पे बैकफायर कर दिया ना। बैकफायर करने का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना। अगर आपका सिस्टम बैकफायर करता है, आपका प्लान बैकफायर करता है, एक तो फेल होता है और दूसरा नुकसान पहुंचाता है, इसका अर्थ होता है फेल एंड अफेक्ट अदर्स। ये थोड़ा समझना, ठीक है। ये सीरियस पढ़ाई है बच्चों, अगर हम सीरियस नहीं पढ़े तो कैसे सीखेंगे हम। मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। जैसे पेंडेमिक आया, सब उसके कारण तो है, कोविड पेंडेमिक के कारण। अब आपने क्या किया, आपने ये फैले नहीं तो लॉकडाउन कर दिया। अब इसमें बैकफायर कैसे हो गया, फिर आपने सिस्टम बंद कर दिए तो मजदूर पैदल जाने शुरू हो गए, आफत हो गई, ठीक है। सड़कों में पैदल जा रहे हैं, खाने का बंदोबस्त नहीं है, ठीक है ना, ऑर्डर नहीं है। और बाद में ट्रेनें शुरू की, ठीक है ना, तो ट्रेनों में से डेड बॉडीज बाहर आ रही हैं, तो खाने बनने के बंदे, तो कैसे बंदोबस्त होगा, बहुत मुश्किल काम है। आसान है कहना किसी भी गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो एक सिस्टम, एक का आपने सोल्यूशन किया, कहेगा कि भाई लोगों का फैले नहीं, तो उसका बैकफायर क्या हो गया, सारे सब सिस्टम बेकार हो गए। बात आ रहा हूँ, अब उनकी कोई चेकिंग नहीं है, किसी कुछ नहीं है, ठीक है। आपने सड़कें बंद की तो आपकी आफत आ गई, बहुत सारी जगह आप कैसे करोगे, आप फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो सप्लाई बंद हो गई। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें एक सिस्टम को आपने सोल्यूशन करने की कोशिश की, सोल्यूशन ऑफ वन सब सिस्टम बैकफायर्ड ऑन अदर सब सिस्टम। तो एक सब सिस्टम के सोल्यूशन के लिए हेल्थ केयर का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, तो इसका दूसरों पर आपका बुरा प्रभाव पड़ा, वो फेल हो गए। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन टू मेक इट ईजियर टू मैनेज द हेल्थ क्राइसिस, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल यही दिया हुआ है कि आपने लॉकडाउन्स किए, आना जाना बंद किया गाड़ियों का, लोगों का, हाँ। इससे क्या हुआ, हेल्थ क्राइसिस को थोड़ा आसान करने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बढ़ गया साइमल्टेनियसली, उसी किसके साइमल्टेनियस का साथ साथ, साइमल्टेनियस का अर्थ होता है साथ साथ, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक है ना आपका डिस्ट्रेस मतलब दुख, ठीक है ना, फेलियर, इसको डिस्ट्रेस वो पैदा हो गया और उसको मैनेज करना मुश्किल हो गया, है ना। अब लोगों के पास खाने के, ओके भाई हम तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रिक्शे वाले, अब रोज रिक्शे सड़क पे हम सीन देख रहे थे, रात को रिक्शे पे उसका रिक्शे पे भी सो रहे हैं आपके बेचारे, पानी नहीं पीने के लिए, खाना नहीं है, ठीक है ना। और खाना सप्लाई शुरू किया तो भीड़ मच गई, भीड़ के अंदर ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना आपके ग्लव्स हैं, ना कोई आपका मास्क है, ठीक है। तो इनफैक्ट द डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, तो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज का अर्थ होता है जो आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स समझते हैं ना, आपके जो आपके संसाधन हैं उनको डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करने का अर्थ होता है एक एरिया से निकालकर दूसरे जगह लगाना है, ठीक है। आप इसको कहते हैं डाइवर्जन। फंड्स कभी करते हैं डाइवर्जन, रिसोर्सेज को करते हैं आप, ठीक है। आपने वो किया ताकि जो कोविड-19 ने लाइफ को थ्रेट किया है, थ्रेट पोज्ड बाय का अर्थ होता है थ्रेट टू लाइफ पोज्ड बाय, ये भी आपको एक बहुत शानदार कोलोकेशन है। अभी तो सीधा लाइफ को ही थ्रेटन कर रहा था, और पोज का अर्थ होता है बनाना या सामने किसी का सामने डालना, थ्रेट टू लाइफ पोज्ड बाय कोविड, है ना। इसका क्या अर्थ हुआ कि कोविड द्वारा जो थ्रेट पोज की गई है, पोज का मतलब सामने किसी की कोई चीज़ लाना,
जैसे टू पोज अ क्वेश्चन, आपका ये भी आ सकता है, टू पोज अ क्वेश्चन। ओके, आई विल पोज अ सिंपल क्वेश्चन, लेट मी सी हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो मैं क्या, एक मेरे को सवाल पूछने दे, क्या पूछना भी है, डालना भी है और सामने रखना भी है, ठीक है। और कोविड-19 इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो बोल सकते हो। कैसे कहोगे? कोविड-19 इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट। तो पोज अ थ्रेट का मतलब क्या हुआ? और उसके आगे आप कोई भी क्वालिफाइंग वर्ड लगा सकते हो, सीरियस लगा सकते हो, थ्रेट टू लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हम तो फिर भी ठीक हैं, दूसरों की बहुत बुरी हालत है। हाँ, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार लोग रोज़ मर रहे हैं और मरना बंद नहीं हुआ। लाखों की तादाद मर चुके हैं, हमारे तो 20-25 हज़ार ही मरे हैं अभी। हालांकि वो मरे हैं, वो भी नहीं मरने चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ आपको। तो पोज अ सीरियस थ्रेट का अर्थ होता है एक बहुत ही सीरियस थ्रेट, धमकी, खतरा पैदा करना, डालना। अब समझ आ गया? तो पोज अ क्वेश्चन, ही पोज मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन विच आई कुड नॉट आंसर। सने बनाओ इसका, ही पोज्ड, और यहाँ पर क्या है? डालना, सामने रखना। ही पोज्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू मी एंड आई कुड नॉट आंसर इट। इसमें आपका पूछना हो गया, लेकिन पोज का मतलब पूछना नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। पोज का तो होता है किसी के सामने लाना कोई चीज़, चाहे वो थ्रेट हो, चाहे आपका सवाल हो। और सेंटेंस का अर्थ हो गया कि उसने मेरे सामने एक बहुत ही, सॉरी क्वेश्चन लिखना भूल गया, ठीक है, सामने मेरे को क्वेश्चन पूछा या मेरे सामने सवाल डाला और मैं उसको आंसर नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपने रिसोर्सेज का डाइवर्जन किया, करने पड़ेगा। आप क्या करोगे? आप सब जगह एक जैसे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। आपने खेल के मैदानों को और स्कूलों को, ठीक है ना, आपका टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाए, रिसोर्सेज डाइवर्ट हो गए, स्कूलें बंद हो गई, आप उधर का पैसा इधर लगाया, उस पैसे से आपने लोगों के लिए दवाइयाँ खरीदी, दूसरी खरीदी, बहुत प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। हैज़ इंक्रीज वल्नरेबिलिटीज टू डेथ। अब इससे क्या पैदा हो? वल्नरेबिलिटी का अर्थ होता है बच्चों, एक तो ये वर्ड आना चाहिए वल्नरेबल। वल्नरेबल का अर्थ होता है, एक तो इसका मीनिंग होता है ओपन टू अटैक, और दूसरा मीनिंग होता है आपका वीक। थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो वो आदमी वीक ही है जिसके ऊपर अटैक हो सकता है। आप इसमें बात जब करते हैं ना, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समझना पड़ता है। ये ग्रामर हमारा कुछ नहीं सिखाती है, ध्यान रखना। इसका अर्थ हो गया कि सोसाइटी के, ठीक है ना, वीक सेक्शंस, वीक भाग, ठीक है आप, ठीक है। इफ आई से दिस एरिया इज वल्नरेबल टू अटैक, दिस एरिया इज ओपन टू अटैक। अब ये अटैक इसलिए हो रहा है, होगा इसके ऊपर क्योंकि कमजोर है, एक ही बात तो है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी मीन्स वीकनेस। अब आप समझ आ गया आपको? दैट्स राइट, ये आपको आना चाहिए। इसका अर्थ होता है वीकनेस। कैसे समझाऊं बच्चों तुम लोगों को? कई लोगों के अभी भी समझ नहीं आ रही है। अरे ग्रामर अपनी जगह, वो भी पढ़ाऊंगा मैं, आपको चिंता मत करो भाई, पर ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये सीधी तैयारी है एग्जाम की, ध्यान रखना। और ये चीज़ें कोई ग्रामर तो आपको पढ़ाएगी नहीं। हैज़ इंक्रीज वल्नरेबिलिटीज टू डेथ फ्रॉम अदर डिजीज। तो कोविड का आपने बंदोबस्त किया, अब अपने को इतनी जगह इतना ज़्यादा नॉलेज पता नहीं है, लेकिन दूसरी बीमारियों से मौत की जो वीकनेसेस हैं वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई वो, ठीक है। एंड इवन फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और मेल न्यूट्रिशन से डेथ होने लगी। अभी खबरें तो आई भी नहीं, ये खबरें आई भी नहीं, लेकिन ऐसा हुआ, इधर के उधर आपने उधर डाल दिया तो इधर आपका नुकसान हो गया। तो वो कोविड से नहीं मर रहे हैं, दूसरी चीज़ों से मर रहे हैं। आप खाना नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि सप्लाई चेन आपकी अफेक्ट हो गई है, तो मेल न्यूट्रिशन फैल गया आपका। मेल न्यूट्रिशन का अर्थ होता है कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, मेल नॉरिशमेंट। खूब सारे शब्दों को सीखना हमने, तभी तो आएगा। कुपोषण, इसका अर्थ समझ के ना बच्चे, मेल न्यूट्रिशन का कुपोषण, ठीक है। उससे मोटे होने शुरू हो गई। मिस मैच इज एविडेंट, इसलिए ऑथर कह रहा है कि ये जो हमारी गवर्नेंस, जो हमारा शासन व्यवस्था है, उसमें मिसमैच है। मिसमैच का अर्थ होता है कई चीज़ें ऐसी हैं जो फिट नहीं है वहाँ पर, उसको कहते हैं मिसमैच, ठीक है। ये सबको आना चाहिए मिसमैच, ठीक है।
एक ने कहा ये लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, आपने कहा दे आर ए मिसमैच। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करेंगे, देखना ये शादी टूट जाएगी। सुना, इफ दे आर गेटिंग मैरिड आई विल से दे आर ए मिसमैच, तो दे आर अ मिसमैच एज ए कपल। तो ये कपल बनने लायक है ही नहीं, जोड़ा बनने लायक है ही नहीं, ये तो मिसमैच है। ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांसेस, अभी ऑथर जो लिख रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। ह्यूमन सिविलाइजेशन, आपका मानवीय जो आपका संस्कृति है, ठीक है, इवोल्यूशन के साथ में ये आगे प्रोग्रेस करती है। इवोल्यूशन का तो कर्मिक विकास, ये सबको आता है मेरे ख्याल से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, और किसके साथ में, किसके इवोल्यूशन साथ में, कर्मिक विकास के साथ में, और बेटर इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज पब्लिक अफेयर्स, इसके साथ में। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास कैसे होता है, वो कैसे आगे बढ़ती है कि जो आपकी धीरे धीरे कर्मिक रूप से, ठीक है, पब्लिक अफेयर, लोगों के मामलों को जो डील करती हैं, जो उनको मैनेज करती हैं, जो उनका प्रबंधन करती हैं, उनके कर्मिक विकास से मानव सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है। दो पहलू हो गए, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है, मानवीय संस्कृति का प्रोग्रेस हो रही है, और ये प्रोग्रेस किससे हो रही है, किसके साथ हो रही है, कि आज अपने मतलब व्यक्तियों के, नागरिकों के अफेयर्स मतलब मामलों को प्रबंधन के लिए अच्छी इंस्टीट्यूशंस का इवोल्यूशन होता है। एकदम तो ठीक नहीं होता ना आपका, धीरे धीरे ठीक होता है ना। तो कर्मिक विकास होता है, उसके साथ में ह्यूमन सिविलाइजेशन भी आगे बढ़ती है। ये आपको समझ में आ गया। इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पहले तो नहीं थी ना, आज से 100 साल 150 200 साल पहले तो नहीं थी हमारे पास में, अब है, ठीक है। नाउ वी हैव अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है ये डेमोक्रेसी, इसका भी कर्मिक विकास हुआ। पहले राजा महाराजा थे, उसके बाद में दूसरे शासक आए, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एंड द लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस कॉरपोरेशन, बिजनेस कॉरपोरेशन की जो लिमिटेड लाइबिलिटी है समाज के लिए, ये भी तो अभी आई है, अभी आई है ना। तो भी सब लोग कहते हैं कि जितने बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेशन है उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी, इसलिए वो लोग भी गवर्नेंस में मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सोसाइटी से पैसा कमा रहे हैं बस बैठे रहो, कि प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कर, नहीं, अब उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन लिमिटेड है। लाइबिलिटी का मतलब आपके यहाँ पर जिम्मेदारी, ठीक है, लाइबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सेंस में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाकी लाइबल वर्ड को भी करो, कुछ अपने आप भी क्या करो बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। लाइबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लाइबल है ना, लाइबल में देनदार भी होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, ठीक है। अगर आपने गलत जगह पार्किंग है, मैंने कहा यू आर लाइबल टू पे फाइन। मेरा कोई भी काम लंबा इसलिए तो हो जाता है, दूसरी चीजें बतानी पड़ती हैं, आप तेरे को फाइन देना पड़ेगा, यू आर लाइबल टू पे फाइन, ठीक है। यू आर लाइबल टू फेस डिसिप्लिनरी एक्शन, इसका मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन फेस करना पड़ेगा, तेने गलती की है, अब तेरी ये करना तेरे को पड़ेगा। अगर आपने कोई ऑफिस में गलत काम किया है, कोई आपसे गलती हो गई है, तो आपने कहा आपको तो फेस करना पड़ेगा, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो क्या कहूँगा मैं आपको, यू आर लाइबल टू फेस डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर इट। छुट्टी की है, 2 दिन की छुट्टी गया, 10 दिन तक नहीं आए, समथिंग लाइक दैट। अब ऑथर कह रहा है डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर, ये सब चीजें 400 साल पहले कहीं थी नहीं, कहीं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी नहीं थी, बिजनेस कॉरपोरेशन, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं थी, अब है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक, ठीक है ना, आपका शासन की भी तो थी, आपकी ये है अभी, तो पहले थोड़ी थी। यूनाइटेड नेशंस है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑथर कह रहे डिड नॉट एग्जिस्ट इवन 100 years ago, 100 साल पहले थी नहीं। दीज इंस्टीट्यूशंस वर इन्वेंटेड, इनको इसलिए बनाया गया, इनको इसलिए इनका आविष्कार निजात किया गया, ठीक है आपका, टू इनेबल ह्यूमन सोसाइटीज टू प्रोड्यूस बेटर आउटकम्स ऑफ फॉर देयर सिटीजन, ताकि ह्यूमन सोसाइटीज को इनेबल कर दे, योग्य बनाना, बेटर आउटकम्स, बेटर रिजल्ट निकले अपने सिटीजन्स के लिए, इसलिए इनको बनाया गया, ठीक है ना, इनका इन्वेंशन किया गया, ठीक है, इनको इन्वेंट किया गया। साइंटिफिक चीज़ों को भी इन्वेंट करते हैं और सिस्टम्स को भी इन्वेंट करते हैं। तो वाई डिड वी इन्वेंट दीज
इंस्टीट्यूशंस, ताकि ये सारी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटीज को इस काबिल बनाएं कि अपने सिटीजन्स के लिए बेटर आउटकम्स दें, बेटर रिजल्ट्स दें। आउटकम 20 बार मैंने बता दिया आपको। दे हैव बीन पुट थ्रू अ सीवियर स्ट्रेस टेस्ट नाउ। कोविड-19 कारण इनके ऊपर भी जबरदस्त दबाव है। सीवियर का मतलब कठोर, कठोर। सीवियर मीन्स वेरी हैवी, सीरियस। स्ट्रेस मीन्स दबाव, ठीक है। टेस्ट भी इनका है जब जोरदार अब, ठीक है। किसके कारण? बाय द ग्लोबल हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि अभी ये जो पेंडेमिक है इसने एक जगह नहीं सारे संसार में पैदा किया, और सब जैसे एक जैसी प्रॉब्लम है। हेल्थ की प्रॉब्लम भी है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी है ना। सारी आर्थिक व्यवस्थाएं बैठ गई हैं, होटल बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई हैं, ठीक है, सिनेमा बंद है, ठीक है। आपका अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और ये जो टेस्ट उनका हुआ है, और ये टेस्ट लिया कोविड-19 ने, इसने ये रिवील किया, रिवील का फिर दर्शाया है, बताया है क्या, कि इनकी डिज़ाइन में एक मौलिक फंडामेंटल फ्लॉ है। और धीरे धीरे ऑथर आ रहा है इस पर कि फंडामेंटल फ्लॉ क्या है। फ्लॉ मैंने बता दिया था आपका, वीकनेस, शॉर्टकमिंग, गलती। फंडामेंटल का था मौलिक, बेसिक। उनकी डिज़ाइन में गड़बड़ है। देयर इज ए मिसमैच। ये बिल्कुल आपस में मैच नहीं करते हैं। क्या? गवर्नेंस की डिज़ाइन एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है, और इन इंडिया में भी विद द चैलेंजेस दे आर रिक्वायर्ड टू मैनेज। ये दोनों मिसमैच है। वो चैलेंजेस जो आपको मैनेज करने, जिनका आपने प्रबंधन करना है, ठीक है, और वो जो इंस्टीट्यूशन जो आपके पास में है, इन दोनों में मिसमैच है। यानी हमारी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, धीरे धीरे अभी और क्लियर होगा आपको ये ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैं तो पढ़ लिया इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। दोनों मिसमैच है, ये आपको पढ़ के समझना है। इस आर्टिकल को एक दो बार और पढ़ें आप, मैं समझा रहा हूँ आपको। देयर इज ए मिसमैच इन द डिज़ाइन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस की डिज़ाइन में इनका था आर्किटेक्चरल फॉल्ट है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे भी, सब जगह। और किसके साथ में मिसमैच है कि वो चैलेंजेस जो उनको मैनेज करने पड़ रहे हैं या करने पड़ रहे हैं, विच आर रिक्वायर्ड टू मैनेज, वो चुनौतियाँ जो उनको, जिनका प्रबंधन उनको करना है, और उनकी जो डिज़ाइन है गवर्नेंस की, उसमें मिसमैच है, उसमें आर्किटेक्चरल फ्लॉज हैं, फॉल्ट है। डिज़ाइन लाइक मशीन्स फॉर एफिशिएंसी। इनको जो बनाया गया था, तो किसी ने सोचा थोड़ा सा कोविड जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। इनको मशीनों को तरह बनाया गया था बहुत बढ़िया काम करने के लिए, कार्यकुशलता से काम कर सकें, ऐसा इनको बनाया गया था। सिस्टम बनाया बहुत बढ़िया, WTO बनाया, ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, अच्छी क्वालिटी का सामान कहीं भी कोई भी बेच सकता है, ये सब कुछ था। लेकिन सब कुछ गड़बड़ा गया ना। दे आर ट्राइंग टू फिट देमसेल्व्स इनटू एन ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिक मीन्स रियल सिस्टम। ऑर्गेनिक यहाँ पर अर्थ होता है, ऑर्गेनिक फूड भी होता है, अलग कंसेप्ट में अलग अलग अर्थ होते हैं। ऑर्गेनिक लाइफ भी होती है, और लाइफ का अर्थ हो गया ऐसी लाइफ जिसमें आप हिलते जुलते नहीं हो, एक ही जगह बैठे रहते हो आप। इसमें ऑर्गेनिक सिस्टम और रियल सिस्टम, ठीक है, और ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो आपका प्राकृतिक आपका परिवेश है वो, और कपल्ड विद का अर्थ होता है साथ जोड़कर, किसके? ह्यूमन सोसाइटी के। जिसमें ह्यूमन सोसाइटी और नेचुरल इन्वायरमेंट, उनको वो फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सिस्टम को। ये आपको पढ़ के समझ आना चाहिए कि ये सिस्टम ऐसे बने हुए हैं कि जो ये सोचकर बनाए गए थे कि मशीन की तरह ये एफिशिएंट काम करेंगे, और वो अपने आप को इस ऑर्गेनिक सिस्टम में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज़ को किसके साथ में कपल कर, कपल का मीनिंग अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। कपल वह भी है, कपल्ड विथ ह्यूमन सोसाइटी, ताकि वो ह्यूमन सोसाइटी साथ में मिलकर काम कर सकें ना। कपल का मतलब जोड़ा होता है, ये तो आपको होता है, हाँ, जोड़ा, पेयर। अ कपल ऑफ डेज, एक दो दिन। और हस्बैंड वाइफ का कपल अपन कहते हैं, दे आर अ नाइस कपल, ठीक है। और कपल विद का दो चीज़ों को आपस में जोड़ना भी, तब ये वह भी होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ द हेल्थ केयर सिस्टम कपल्ड विथ, ठीक है ना,
with shortage of resources. It's a serious problem. देखो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें सब डॉक्टर, हॉस्पिटल्स है ना, आपका ये सब स्टाफ वगैरह है, लेकिन इसमें शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज अगर हो जाएं, दोनों मिल जाएं, ठीक है ना, हेल्थ केयर सिस्टम, और उसको पुअर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, द पुअर हेल्थ केयर सिस्टम, वो थोड़ा अच्छा ना हो, ठीक है, और साथ में रिसोर्सेज की कमी हो, शॉर्टेज की, तो दोनों मिलके बहुत सीरियस प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड जैसी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा इतना बड़ा नहीं था, और रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो गई, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर्स नहीं है, पीपीई किट्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, उसकी काला बाजारी हो रही है, मेडिसिन भी नहीं है, सप्लाई चेन सिस्टम बिगड़ गया है, ठीक है ना। तो आगे आपको कपल का तो होता है दो चीज़ों का साथ में आना, दैट इज कॉल्ड कपल, ठीक है। इट सीम्स दैट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर स्क्वायर पैक्स, ऐसा लग रहा है, ये एक कहावत है ना, लाइक अ स्क्वायर पैग इनटू अ हॉल, इनटू अ राउंड होल, ये एक्चुअली फ्रेज है, ये मिसमैच है, ये मिसमैच दर्शाता है, क्योंकि गोल छेद में आप चौकोर कोई आपका पैग कैसे डाल सकते हो, ये स्क्वायर पैग है, हाँ सॉरी, पैग मतलब खूंटा था, खूंटा कोई भी लकड़ी का खूंटा जिसको आप दीवार में गाड़ कर उसमें कपड़े टांग सकते, उसको पैग कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप समझ गए होंगे, तो अगर छेद गोल है और उसमें चौकोर लकड़ी टुकड़ा घुसा रहे हो तो कैसे घुसेगा, तो घुसेगा नहीं आप। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि वो मिसमैच है, ठीक है। एक आदमी जो बोलने की तमीज़ नहीं, जिसको पता नहीं कैसे उसको नौकरी मिल गई एक पीआर की, और समझ लो कि रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई, रिसेप्शन जरूर नहीं, लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं, वहाँ बहुत ही आपने शालीनता के साथ में बात करनी है, प्रेम से बात करनी है, और जो आ रहा है वो आपका ग्राहक है, वो आपको डांट भी दे तो आपने चुपचाप सुन लेना है, हाँ। और उसका स्वभाव कैसा है कि एक तो वो बोलते टेढ़ा है, ठीक है, और कोई उसको कुछ बोलेगा तो वो गर्दन पकड़ लेगा, तो जो अगर वो होटल में रिसेप्शनिस्ट है तो होटल पूरा बदनाम हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये आदमी को किसने लगाया, ये तो मिसमैच है इस जॉब के लिए, आप समझ आ रही है आपके, ये आदमी इस जॉब के लिए मिसमैच है, दिस मैन इज अ मिसमैच फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए मिसमैच, समझ के बच्चों, ये बिल्कुल मेल नहीं खाते आपस में। और इसको मैं ऐसे भी कहता हूँ, ही इज लाइक अ स्क्वायर पैग इनटू अ राउंड होल। आई होप कि आपको समझ आ गया, और कैसे समझाऊँ आपको, हाँ, आई होप इट इज, फ्रेज भी आ जाएगा आपको और सेंस भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है ना, वो ऐसे ही हैं, मिसमैच हो रही हैं आपस में, मैच हो नहीं रही हैं। ऑथर ने क्यों कहा, क्या कहा, वो आपको समझ आ रहा है अब तो धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा बड़ा है बच्चों, ये थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा, ये तो मुझे लगा 1.5 घंटा लग जाएगा मेरे को। ये इंटरकनेक्टेड इश्यूज, सारे जो मुद्दे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। द ग्लोबल चैलेंजेस लिस्टेड इन द 17 सस्टेनेबल SDGs कहते हैं इनको, यूनाइटेड नेशन द्वारा, इसमें ज़्यादा माथाबड़ी करने की जरूरत नहीं है। इसने 17 कोई निकाले, गोल्स मतलब लक्ष्य निकाले, किसने, यूनाइटेड नेशंस ने, विच ह्यूमैनिटी मस्ट अर्जेंटली एड्रेस नाउ, और जिनको ह्यूमैनिटी को, मानवता को तुरंत इसका करना है, एड्रेस करने का, तो उसका हल निकालना, उसको लागू करना है। और ये सारे सिस्टेमिक चैलेंजेस हैं, ये वर्ड कितनी बार आ चुका है, अब आपको रेडी जाना चाहिए। एक होता है सिस्टमैटिक, ठीक है ना, उसका अर्थ होता है तरीकाबद्ध, और एक होता है सिस्टेमिक का अर्थ होता है रिलेटिंग टू द सिस्टम। तो ये जो उसने किया ना आपके, ये सारे सिस्टेमिक चैलेंजेस हैं। 17 जो गोल बनाए उसने, लक्ष्य बनाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट के साथ में मिलकर आगे बढ़ सके, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये सारे सिस्टेमिक चैलेंजेस पैदा करेंगे, और पैदा करते हैं या हैं। ऑल दीज सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स, सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम, समस्याएं, आर इंटरकनेक्टेड, आपस में एक दूसरे साथ में इंटरकनेक्टेड हैं। एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल अलग नहीं है, इकोनॉमिक अलग नहीं है, और सोशल इश्यूज अलग नहीं है। देखा आपने कैसे आपके जुड़े में, जो मजदूरों को
किराया नहीं था देने के लिए, खाने के लिए नहीं था, तो गांव जाने पड़े वो। उनके गांव जाने से ना कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई। अब लॉकडाउन जो आपका अनलॉकडाउन चल रहा है और फैक्ट्रियों ने काम करना है, मजदूर है नहीं, होगी ना समस्या। ये सारी समस्याएं, सोशल इश्यूज कि भाई इनके पास में सोशल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। कोई भी चीज़ अलग नहीं, कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इनको एक दूसरे अलग नहीं कर सकते। एंड सॉल्व बाय एक्सपर्ट्स इन साइलोज, ये इसने टोंट में कहा है। बाय द और एजेंसी, मैं बताता हूँ साइलोज क्या होता है। और बाय एजेंसीज फोकस ओनली ऑन देयर प्रॉब्लम्स, तो उन एजेंसीज द्वारा ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जो अपनी प्रॉब्लम में जिनका ध्यान केंद्रित है। फोकस्ड ओनली ऑन मीन्स जिनका ध्यान अपनी ही प्रॉब्लम में केंद्रित है। ही इज फोकस्ड ओनली ऑन हिज ओन, ऐसे बोला करो आप। अरे बच्चों फ्रिज में बनाने पड़ेंगे रे, तुम सीखोगे तो एक गजब की चीज है, बता रहा हूं आपको। इसका लगा दो बी, ये तो देर है, बहुत सारे लोग हैं इसलिए बोला हुआ है, ठीक है, एक्सपर्ट्स के लिए, उनके लिए। अगर आपने कहना है ये आदमी को अपनी फैमिली की प्रॉब्लम की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अपनी ही प्रॉब्लम, उसका पूरा ध्यान, फोकस का मतलब क्या हुआ, ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि उसका ध्यान अपनी ही प्रॉब्लम में केंद्रित है, तो कैसे कहूँगा, ही इज फोकस्ड, बोलो तभी तो आएगा। ओनली ऑन, आप देर के हिज कर दो, इज ऑन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एक है तो एक कर दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो। एंड ठीक ना, आपका he is unaware of the problems of his family. इसलिए बन गया शानदार आपको। एंड दिस इज हाउ स्टूडेंट शुड लर्न। आपने सेंटेंस बनाने, उनको प्रयोग करना है, तभी काम चलेगा, नहीं तो काम चलेगा नहीं। अब मैं आपको साइलोज का अर्थ बताता हूँ, और ये उसने व्यंग में कहा, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। साइलो, साइलो सिंगुलर है, तो साइलो ऐसी जगह होती है बच्चों, इट इज इवन, ये तो एक टावर है, अ टावर और एन अंडरग्राउंड जगह, स्पेस फॉर कीपिंग फॉडर, जानवरों का फॉडर रखने के लिए, और या फिर इसमें आप गन्स भी रख सकते हो, मिसाइल्स रख सकते हो अंडरग्राउंड उसमें, ठीक है, ताकि फाइल कर सकें मिसाइल्स के लिए जगह। तो मैं आपको दैट्स कॉल्ड साइलो। ना साइलो से इसका मतलब था ऑथर का कि ये लोग जो बनाते हैं ना ये सिस्टम, ये उसमें खड्डे में बैठे हुए हैं, तो जो खड्डे में बैठे हुए हैं, टावर में बैठे हुए हैं, तो उनको अपना एरिया दिखाई देता, बाकी एरिया दिखता नहीं उनको दूसरों की। ये बाहर निकले साइलो से, तब देखें लोगों को प्रॉब्लम क्या है, खड्डे में बैठ के बनाते हैं सिस्टम। अब साइंस समझ आ गया आपका, साइलोज का मीनिंग मैंने बता दिया, लेकिन इसमें इसका भावार्थ है भाई। साइलोज, इनको उसने, ऑथर ने साइलोज बोला हुआ है, क्यों, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम में पूरा ध्यान केंद्रित करके बैठे हुए हैं, इनको दूसरों की प्रॉब्लम देखने का ही नहीं, तो दे आर लोगों के बीच में नहीं है, दे आर इन द साइलोज। तो कोई आदमी साइलोज में होगा तो उसको अपनी ही प्रॉब्लम दिखेंगी, बाहर तो देख नहीं सकता हूँ। आई होप कि आपको ये भावार्थ समझ आ गया। ये कितना मुश्किल था इसका भावार्थ समझना और समझाना, बता रहा हूँ आपको साइलोज नहीं आता है, ऑथर के कहने का सेंस समझ नहीं आता है, तो आप किसी रीडिंग पैराग्राफ में अगर ऐसा आ गया तो हम कैसे समझेंगे, मुझे बताओ। अब आसान हो गया कि नहीं हो गया आपका? कमेंट्स में मुझे बताना कि इसमें एक जटिल जो आपकी चीज़ थी वो आपके समझ में आ गई नहीं आई, ठीक है। साइलोज समझेंगे बच्चों, तो साइलोज शब्द का इस्तेमाल करने का ऑथर का अभिप्राय क्या था, ये बताना कि जो लोग, उन लोगों को उसने बोला कि वो साइलोज में है, इन साइलोज हैं जो अपनी ही प्रॉब्लम पे ध्यान केंद्रित करके बैठे हुए हैं। वो सारी एजेंसीज, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट की हो, सेंट्रल की, स्टेट कहीं की भी। अ गुड सॉल्यूशन टू वन, अब इसका एक सॉल्यूशन क्या है, वन कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स। अभी इस प्रॉब्लम ये हो गई, एक अच्छा सॉल्यूशन दूसरों की प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, ऐसा हुआ है ना आपका। गवर्नमेंट ने अच्छा करने के लिए से लॉकडाउन किया तो मजदूरों की प्रॉब्लम शुरू हो गई, कितने लोग मर गए अब, और उसका परिणाम क्या हुआ, इकोनॉमिक। अब वो शुरू कर रहे हैं लेकिन मजदूर नहीं है, मजदूरों की अपनी प्रॉब्लम हो गई, गांव चले गए, 2-3 दिन रोटी खाई, 5-6 दिन आपके वो फिर वापस आने की तैयारी में, मतलब कितनी प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो एक अच्छा सोल्यूशन दूसरों के लिए और दूसरों की प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। एज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू द नोवेल कोरोना वायरस पेंडिंग हैज एवरी वीक, गवर्नमेंट के जितने भी रिस्पॉन्सेज थे, गवर्नमेंट ने जो भी अपनी
काम किए, रिस्पॉन्स मतलब किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो आपने कार्य किया वो आपका रिस्पॉन्स कहलाता है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के प्रति जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए है वो ये हमको दर्शाता है कि एक तरफ अच्छा करो, उसका बुरा प्रभाव दूसरे के पड़ जाता है, क्योंकि सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आगे बढ़िए। बहुत बड़ा है रे बच्चों ये। हो चलिए कोशिश करो, तेज करने की कोशिश करते हैं। इवन इफ एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन, यहाँ डिसिप्लिन का अर्थ अनुशासन नहीं है, ये अलग अलग एरियाज हैं, ध्यान रखना है। इसमें डिसिप्लिन का अर्थ होता है एरिया, ठीक है। यहाँ डिसिप्लिन का अर्थ क्या है? एरिया। एक मैं नया प्रयोग करता हूँ, ये मेरे को पहले पता नहीं था, अभी पता लगा है। मेरे पास में एक राइटिंग टैब भी है, तो इससे मैं इसके ऊपर लिख भी सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अभी लिखने की। एक सेकंड रुकना बच्चों, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आइंदा मैं ऐसे ही करूँ, मैं गैप कर दूँ और मैं आपको ऐसे लिख के बताऊँ। तो आपको ये बता रहा था, इसमें डिसिप्लिन शब्द है ना, डिसिप्लिन। अब मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, देखो। इसका मतलब प्रशासन नहीं है, ये सॉरी अनुशासन नहीं है। इसका अर्थ है, मैंने क्या बताया आपको, डिसिप्लिन का अर्थ डिफरेंट डिसिप्लिन मतलब अलग अलग सिस्टम, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग एरियाज, ठीक है, क्षेत्र, सब्जेक्ट। वो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट भी होते ही, हमको पता है, आपको होता है ना। आपको मेरे को लिखने का स्टाइल नहीं आया, ठीक है। क्षेत्र है, डिफरेंट क्षेत्र, कुड कंबाइन देयर पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स का तो सोच, जो बड़ा ना, इसका अर्थ है आपका अपनी दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट। तो सब मिलके अगर करें, इसको व्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो अपने पर्सपेक्टिव्स को एक साथ कर सकते हैं, एंड देयर सिलोड सॉल्यूशंस एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। तो ये कह रहा है ऑथर, इनको सिलोड सॉल्यूशन क्यों कर रहा है? तो उन सिलोज में बैठ के आपने जो सॉल्यूशन निकाले हैं, बच्चों ये समझना पड़ेगा आपको। आप बताओ, ये कोई ग्रामर पढ़ाएगी आपको? सिलोड कंडीशन क्या होता है पता है? इसका अर्थ क्या है? दीज आर सॉल्यूशन विच पीपल हैव कम अप विथ सिटिंग इन द सिलोज। माय गॉड, ये तो डिक्शनरी में वर्ड भी नहीं मिलेगा अब सिलोड। आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको, सिलोड कंडीशन का आपको आया कि नहीं आया? सिलोड कंडीशन का अर्थ है बच्चों, ऐसे सॉल्यूशंस विच पीपल हैव, क्या ना आपका, मेड सिटिंग इन द सिलोज। और सिलोज आपको आ गया, एक खड्डा है या टावर जिसमें लोग बैठते हैं, बैठते तो नहीं है लेकिन घास वास रखा जाता है, या अंडरग्राउंड में मिसाइल के लिए इस्तेमाल होता है। ये कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार। हाँ, थोड़ा सा मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको, कि मुझे इसकी अभी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा बच्चों, इसका मीनिंग हो जाएगा ये। चलो अभी तो नहीं करूँगा मैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशंस मेड सिटिंग इन द सिलोज। अब मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताना ना यार कि आपको ये सिलोज वाला सेंस समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, सॉल्यूशंस मेड सिटिंग इन द सिलोज। तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ, ठीक है। अपना देसी स्टाइल ठीक है, और इसमें एक पंगा और है, उसको से हटाऊंगा तो ये चला जाएगा, फिर आपका उसमें क्या रहेगा? रिकॉर्ड तो आ गया, रिकॉर्डिंग में तो आ गया ही, ऐसी बात नहीं है, बता रहा हूँ, इसमें चला गई। इसका मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ, ठीक है।
ये तो आपको समझ आएगा नहीं, और डिक्शनरी भी नहीं बताएगी सीरोड सॉल्यूशंस क्या होता है, और ये कोई वर्ड भी नहीं है बाय द वे, ये कोई वर्ब नहीं है, रहने लगे कोई वर्ड है ही नहीं। इसका तो सॉल्यूशंस मेड सिटिंग इन द सीरोस। आज का भावार्थ आपने ये समझना है कि अगर ये सॉल्यूशन तब निकाले गए थे जब लोग सिलोज में बैठे हुए थे, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, और उनके सॉल्यूशंस है ग्लोबल लेवल, उससे ये सिस्टमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब समझे आपको, इसके लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। पर्सपेक्टिव का अर्थ होता है आपके दृष्टिकोण, क्या पर्सपेक्टिव थे आपके। माय गॉड, इट मीन्स व्यू पॉइंट, ठीक है। आप द वे यू लुक एट थिंग्स, इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, आपके लाइफ के प्रति दृष्टिकोण क्या है। तो कोई लाइफ ब्यूटीफुल होती है, कोई लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। तो ऑथर जो कह रहा है समझने की कोशिश करो। ये सिलों में बैठ के ना सॉल्यूशन जो बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन क्षेत्र के लोग, एक्सपर्ट्स, ठीक है, उससे ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसके लिए आपको सिलो से बाहर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हकीकत में क्या प्रॉब्लम है। बहुत टाइम खा गया बच्चों, ये फटाफट करो इसको। बिकॉज देयर सॉल्यूशंस मस्ट फिट द क्यों, इनके सॉल्यूशन ऐसे होने चाहिए जो स्पेसिफिक कंडीशन को ईच कंट्री की फिट कर सकें। ये ग्लोबल लेवल पे तो सीरोज में बैठे हुए हैं, तो उनको क्या पता कि आंध्र प्रदेश में या राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड ऑफ ईच लोकेलिटी विद इन कंट्रीज टू। और अगर कंट्री की बात करें तो कह रहे हैं हर एक लोकेलिटी की प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए, वहाँ कंडीशंस क्या है, कंडीशन स्पेसिफिक्स हैं, समझा ना आप। कहाँ पानी का पीने का पानी नहीं है आपका, तो अगर आप लोगों को घर से बाहर निकलने दोगे नहीं तो पानी कैसे पिएंगे, बिना पीने के पानी के मर जाएंगे, नल है ही नहीं। सब जगह आपने लॉकडाउन कर दिया, घर से कोई निकले बाहर, धारा लगा दी 144। अरे भाई तो पानी कैसे पिए, हमारे तो नल भी नहीं है। तो अलग अलग सिचुएशन में तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। टू फिट द शेप ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। वहाँ पर क्या एनवायरनमेंट की शेप है, एनवायरनमेंट वहाँ पर कैसा परिवेश है, ठीक है, और सोसाइटी की वहाँ कंडीशन है क्या, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर। अब उनको कहो कि मास्क पहनो, ओके मास्क कहाँ से लाएं, पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं, मास्क कहाँ से लाएं। अरे हैंड सोल्यूशन लगाओ, हैंड सैनिटाइजर, ओके भाई साबुन भी नहीं हमारे यहाँ, तो हम तो हाथ तो मिट्टी से धोते हैं। ऐसे हमारे यहाँ गरीबी है ना। सॉल्यूशंस ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये वर्ड सबको आना चाहिए। और ये अकेला याद नहीं आएगा आपको, अकेले याद भी नहीं होगा, कोई काम का भी नहीं है। इन दोनों को साथ करो। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का अर्थ होता है ऐसा कोई कार्य जो पर्यावरण के हिसाब से लंबा चले, ठीक है। तो हमको इंश्योर करना है कि ऐसा कोई काम हो जो पर्यावरण के हिसाब से लंबा चले, वो सस्टेन कर सकें, उसको लंबे समय तक चल पाने की क्षमता उन कार्य में हो, ठीक है। एनवायरनमेंट के साथ लंबे समय तक चल पाने की क्षमता इज कॉल्ड, मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ हिंदी में लिखने की, ठीक है। पर्यावरण के साथ लंबे समय तक चलने की क्षमता। क्षमता ये कैसे लिखेंगे पता नहीं यार। अक्षर कैसे लिखेंगे, क्षमता, क्षमता। चलो ये पढ़ लो, ठीक है। आप सुनेंगे आपका, जैसे अपन कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओहो एक सेकेंड, अपन कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या हुआ, ऐसा विकास जो पर्यावरण के हिसाब से लंबा चल सके, ठीक है। आजकल कोई भी जैसे डैम बनाते हैं, कोई नदी का रास्ता चेंज करो, तो देखना पड़ता है कि आप कहीं आपके किसी का
जो आपका एक इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको तो आप बर्बाद नहीं कर रहे हो, ये समझने की जरूरत है। और साथ में सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स भी, उनके लिए जीविका उपार्जन साधन ऐसे हों जो लंबे समय तक चल सकें। अभी हाल देख रहे हो आप, मजदूरों ने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया। तो जब लोगों ने भाई किराया दो, एक आध 1.5 महीना निकाला, तो फिर वो क्या करें, किराया था नहीं तो वो भाग पड़े अपने गांव की तरफ। क्यों? उनके पास में ऐसा लाइवलीहुड का होता है, कमाई का साधन। लाइवलीहुड ये वर्ड सबको आना चाहिए, बहुत आसान वर्ड है लाइवलीहुड, ठीक है। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ अर्निंग। आपके अर्निंग के मीन्स क्या है? लाइवलीहुड हो गया। कैन नॉट बी द सेम इन केरला, और वो एक जैसे नहीं हो सकते। केरला में अलग होगा, लद्दाख में अलग होंगे, विस्कॉन्सिन आपका मेरे ख्याल से अमेरिका में, टोक्यो में अलग होंगे, एक जैसे थोड़े होंगे आप। सॉल्यूशंस, ऑथर कह रहा है सॉल्यूशंस मस्ट बी लोकल, सॉल्यूशन लोकल होने चाहिए। मोर ओवर फॉर द लोकल पीपल टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंट, हाँ ये बहुत जरूरी है। और सॉल्यूशन लोकल होने चाहिए, और जो लोग हैं उनको इस सॉल्यूशन के क्रियान्वयन में मदद करनी चाहिए, और उनसे मदद लेनी चाहिए। उनको मदद करनी है उसमें, कि उनको पता होना चाहिए हमारे लिए ही है ये, ठीक है ना आप। दे मस्ट बिलीव द सोल्यूशन इज द राइट वन फॉर देम, उनको ये बिलीव करना है ये सोल्यूशन उनके लिए उचित है। तो लगेगा हमको थोपा जा रहा है। और ऑथर ने आगे लिखा भी है, एंड नॉट अ सोल्यूशन थर्स्ट अपॉन देम बाय आउटसाइड एक्सपर्ट्स, और उनको ऐसा न लगे कि ये जो सोल्यूशन है हम पे बाहर के लोगों द्वारा थोपा जा रहा है। बी थर्स्ट अपॉन समबडी, ठीक है। इसका तो थोपना समझते हो, इम्पोज करना, ठीक है। आपने कहा ये जिम्मेदारी मैंने ली नहीं, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर थोपी गई, मैंने अपनी मर्जी से नहीं ली, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज थर्स्ट अपॉन मी, हो जाएगा प्रयोग। इसका अर्थ हो गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थोपी गई, ठीक है। और उनको नहीं लगना चाहिए कि उनके ऊपर थोपी गई है, उनको लगना चाहिए कि ये सॉल्यूशन जो है उन्हीं के लिए। कहाँ था बच्चों, ये था ना आपका, दे मस्ट बिलीव द सॉल्यूशन इज द राइट वन फॉर देम, उनको पता लगना ये सॉल्यूशन हमारे लिए सबसे बेस्ट है, और ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो बाहर के एक्सपर्ट्स ने उनके ऊपर थोपा है। देयरफॉर दे मस्ट बी एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स ऑफ नॉलेज, तो उसके अंदर कोई नॉलेज उनको देना हो गाँव वालों को। बाहर वालों को क्या पता पानी कैसे निकलता, तो बता देंगे पानी कैसे निकालो, तो वो कंट्रीब्यूटर होने से नॉलेज, कंट्रीब्यूटर में से आपके योगदान देने वाले, एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, और उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना है, भाग भी लेना है इन द क्रिएशन ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की क्रिया, उनके सॉल्यूशन को बनाने में उनमें भाग भी लेना उन्होंने, ठीक है। अपने नॉलेज को भी देना है, लोकल नॉलेज। मोर ओवर द नॉलेज ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स अबाउट द एनवायरनमेंट, द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी मस्ट कम टुगेदर, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका नॉलेज ज़्यादा होगा एनवायरनमेंट के बारे में, शायद लोकल लोगों को उसके बारे में इतना पता ना हो, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। अब उनको क्या पता कि इसकी मांग कहाँ है, तो जो एक्सपर्ट कहेंगे आप ये जो बना रहे हो ये तो बहुत कीमती चीज़ है, ये रेशम बना रही है बहुत कीमती चीज़ है, आप इसका कपड़े बना के पहन लेते हो, आप तो कॉटन पहन सकते हो और इसको बेच के पैसा कमा सकते हो, तो ये फिर एक्सपर्ट्स आपको नॉलेज देंगे। तो ऑथर कह रहा है कि ऑल दीज थिंग्स मस्ट कम टुगेदर, ये सब चीज़ें साथ में आनी चाहिए टू फिट रियलिटीज ऑन द ग्राउंड, ताकि ज़मीनी हकीकत को वो फिट हो सके, ज़मीनी हकीकत में फिट हो सके। जहाँ जैसी सिचुएशंस हैं, एक्सपर्ट्स और लोकल मिलके, सिंपल भाषा में कहें तो लोकल और एक्सपर्ट्स मिलके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें, और जो लोकल लोग हैं उनको लगे ये सोल्यूशन हमारे लिए उपयुक्त है और ये हम पे थोपा नहीं जा रहा है, और साथ में एक्सपर्ट्स द्वारा उनको फ़ायदा मिल जाए। अब आपका सॉइल टेस्ट करानी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, और हर सॉइल का टेस्टिंग हो रहा है, तो गाँव लोग क्या पता बेचारों टेस्टिंग कैसे करते हैं ना, आपके ये साइंटिफिक है, तो सबको मिला के करोगे तो गाँव में पता होने जा रही नहीं हमारी फ़ायदेमंद है। आप अपनी ज़मीन का टेस्टिंग कराओगे तो ज़मीन की उपजाऊपन के बारे में आपको पता लग जाएगा। A case for local systems, governance of the people must be not only for the people, वो केवल लोगों के लिए ही नहीं होनी चाहिए, it must be by the people too, लोगों ने ही करना चाहिए। गांधी जी एंड हिज इकोनॉमिक एडवाइजर्स जे.सी. कुमारप्पा और दूसरों ने क्या किया, उन्होंने ऐसे सोल्यूशन डेवलप किए ऑफ लोकल एंटरप्राइज। लोकल एंटरप्राइज करता हो जिसको कॉटन क्या कहते हैं उसको, कॉटन नहीं क्या बोलते हैं यार, कॉटेज इंडस्ट्री। लोकल एंटरप्राइज का मतलब आपका, आपने जो शुरू किया ना आपका बिजनेस, वो लोकल स्थानीय लोगों से द्वारा किया, स्थानीय जगह पे किया,
स्थानीय समान का किया थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ग्राउंड। और ये कैसे किया उन्होंने? जमीन पे देखा, उन्होंने जमीन पे प्रयोग किए, लोगों को बारीकी से ऑब्जर्व करने का, तो बारीकी से देखना। और ये इनके जो उन्होंने बनाए, गांधी जी और उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र ने, ये चीज़ें उन्होंने किसी सेमिनार में, कैपिटल सिटीज़ में सेमिनार के दौरान नहीं बनाई। कैपिटल सिटी में सेमिनार में बैठ के आप आंध्र प्रदेश के एक बहुत सुदूर गांव के लिए व्यवस्थाएं नहीं बना सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑथर का कहने का अर्थ बिल्कुल सही है कि लोकल लोगों को उसमें शामिल कर लो। ये सब वही चीज़ें कही हैं, तो दोबारा बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा। E.F. शूमाकर, फाउंडिंग एडिटर ऑफ द जर्नल रिसर्जेंस, इसका ये जर्नल का नाम है, और ये इन्होंने किताब लिखी थी, उसके ऑथर हैं स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इन्होंने पॉइंट आउट किया था 70s में द फ्लॉज इन द इकोनॉमिक थ्योरीज, कि इकोनॉमिक थ्योरीज में हमारी जो आर्थिक थ्योरीज हैं, ठीक है ना, आपका सिद्धांत है, उनमें जो फ्लॉज हैं, कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, ठीक है, और जो पब्लिक पॉलिसी को चला रही थी इन कैपिटलिस्ट एज वेल एज कम्युनिस्ट कंट्रीज, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, ठीक है। ही हैड प्रपोज अ न्यू इकोनॉमिक्स, और उन्होंने एक नए इकोनॉमिक्स को प्रपोज किया था, उसकी व्यवस्था रखने की कोशिश की, और ये किस पे आधारित था? फाउंडेड ऑन लोकल एंटरप्राइज। लोकल एंटरप्राइज करो, लोकल लोगों को, लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, लोकल लोगों को उसमें शामिल करके। और ये कह रहा है, ऑथर कह रहा है, दैट वाज वेरी कंसिस्टेंट विद गांधी जीज आइडियाज़। और इसके आपके शूमाकर साहब के गांधी जी के आइडियाज एक जैसे थे, कंसिस्टेंट थे। एक फ्रेज है, बी कंसिस्टेंट विथ, के अनुरूप, बी कंसिस्टेंट विथ समथिंग का अर्थ होता है के अनुरूप होना। इसका मीनिंग होता है के अनुरूप होना, के अनुरूप होना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अगर मुझे ये कहना हो ना आपका व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो, इज नॉट inconsistent with, is not consistent with the rules, तो रील रूल्स के अनुरूप नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया, ठीक है। मैं जो जल्दी में भी हूँ, तो मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, आधा रह जाएगा तो भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। एक और सज्जन है, उनका नाम एलिन ऑस्ट्रॉम है। ये लेडी थी जो नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में 2009 में। उन्होंने भी ये प्रिंसिपल सिद्धांत बनाए, डेवलप किए, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ का, फ्रॉम रिसर्च एंड ग्राउंड ऑन द ग्राउंड इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, कि भाई सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ बनाओ। और एक्चुअली जहाँ जहाँ ये बनी भी है ना, वहाँ के लोग बहुत सक्षम बने हैं, उन्नति भी उन्होंने की है हर लिहाज से, आपका पैसे के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। When there are scientific explanation for why local system, एक्चुअली पूरा जोर इसका ऑथर का लोकल सिस्टम सॉल्यूशन पे है। ऐसे सिस्टम जो लोकल सिस्टम हो, मतलब ये दिल्ली में या मुंबई की जो हमारी एक कॉमर्स की कैपिटल है, वहाँ किसी सेमिनार में ये ना बनाएं कि फलाने गांव में ऐसा क्या ऐसा करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं आप? तो ऑथर ये कह रहा है कि जब हमारे पास में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं, साइंटिफिक स्पष्टीकरण है कि लोकल सिस्टम बेस्ट क्यों है, ठीक है, और भले ये आपके ओनली वे ना हो, ओनली वे मीन्स एकमात्र सॉल्यूशन ना हो, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन है सिस्टमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि लोकल गांव तक का आपका उनको शामिल कर लो, क्योंकि आपका गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल है, ये तो है। तो आप गवर्नमेंट तो उनकी चला रहे हो, आपका गवर्नमेंट उनकी कह रहे हो और चला आप रहे हो। देन व्हाई डज नॉट द गवर्नमेंट डिवॉल्व पावर टू सिटीजन्स? तब गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स को पावर क्यों नहीं देती है सीधी? ये बड़ा सुंदर वर्ड है, डिवॉल्व पावर टू समबडी। इसका अर्थ होता है पावर को देना निचले स्तर पर, ठीक है। इसका अर्थ होता है टू गिव पावर टू लोअर लेवल्स, ये इसका मीनिंग होता है। अगर पावर लोगों में डाल दी जाए तो बहुत बड़ा आराम से काम होगा। इन विलेजेस एंड टाउन्स में दें इन इंडिया फॉर देम टू गवर्न देयर ओन अफेयर्स, ताकि वो अपने मामलों की जो गवर्नेंस है
ठीक है ना, उनका जो प्रशासन है वो खुद कर सकें आपको। एन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट समझते हो ना आपका, जिसने मानविकी पढ़ी हो, मानव शास्त्र पढ़ा हो, ठीक है, गेव मी एन इनसाइट, तो उसने मेरे को अंदर की एक ज्ञान दिया। क्या दिया? ये भी शायद लेडी थी। सी सैड शी हैड ऑब्जर्व दैट सेवरल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सी न्यू, जिनको वो जानती थी, हु सीम टू हैव मोर कंपैशन फॉर कम्युनिटीज, उनके मन में अपनी कम्युनिटीज के लिए ज़्यादा कंपैशन का मतलब काइंडनेस। ये वर्ड फटाफट आपने सीखने बच्चों। कंपैशन का अर्थ होता है काइंडनेस, और कम्युनिटीज आपको आता है जिनको अपने समुदाय के लिए बहुत काइंडनेस थी, उनके कलीग्स यानी उनके साथियों की अपेक्षा, वर इन्वॉल्व एट सम टाइम इन देयर करियर्स विद एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक हेल्थ, कभी न कभी वो उसमें इन्वॉल्व थे। एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट, आंध्र प्रदेश के सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक दूसरे की खुद की मदद करो, जैसे मकान बनाने, सारे मिलके मकान बना रहे हैं लोकल रिसोर्सेज से, तो वो बढ़िया रहते हैं, ठीक है, खर्चा भी कम होता है, ठीक है, वहाँ पर गांव के इलाके में आपके स्काई स्क्रैपर्स नहीं चलेंगे। सी कंट्रास्टेड देयर व्यूज़, तो उन्होंने उनके व्यूज़ के अंदर आपकी तुलना की, कंट्रास्ट में यहाँ पर तुलना करना हो गया, अबाउट हाउ चेंज इज ब्रॉट अबाउट, और इसके व्यूज़ में उन्होंने तुलना की कि किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है। चेंज इज ब्रॉट अबाउट एक फ्रेज है, टू ब्रिंग अबाउट करना, मेक समथिंग हैपन, ब्रिंग अबाउट समथिंग अर्थ होता है टू मेक समथिंग हैपन, किसी चीज़ को हैपन करवाना, उसको करना, कि अपने वो कैसे इसको चेंज को कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, विद द व्यूज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स हु हैव इम्प्लीमेंटेड द स्वच्छ भारत प्रोग्राम रिसेंटली। दैट्स राइट, ये स्वच्छ भारत प्रोग्राम जो था ये बिल्कुल लोकल लेवल का था, ठीक है ना, आपको एक आइडिया दे दिया गया और उनको खुद बताया गया, तो उन्होंने खुद ने किया, तो आईएएस ऑफिसर को लगा कि यार ये कितना अच्छा आइडिया है, तो इसके थ्रू एक परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरे जो लेटर थे आपके, दूसरे जो अफसर थे, ये थे वो थे जिन्होंने आपके इसमें काम किया, और जो दूसरे अफसर थे वो भी बड़े शानदार अफसर हैं, ठीक है, और उन्होंने फिर देखा अपना रोल एज डिलीवरर्स ऑफ गुड गवर्नमेंट, उन्होंने कहा यार इनको नीचे के स्तर पे काम करने दो और हम गुड गवर्नेंस करते हैं, ठीक है ना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का लक्ष्य भी था। वेयर एज द फॉर्मर थ्रू देयर एक्सपीरियंस हैड बिगन टू सी दैट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज परहैप्स टू इनेबल गवर्नेंस। दैट्स राइट, धीरे धीरे उन्हें समझ आया, इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट की भूमिका क्या है, गवर्नमेंट की भूमिका होनी चाहिए कि शासन को योग्य बनाना, इनेबल गवर्नेंस मीन्स ताकि नीचे लेवल तक भी गवर्नेंस हो सके, और वो गवर्नेंस उनके हाथ में ही हो, ठीक, दिल्ली में बैठे लोग इसको ना करें, लखनऊ में बैठे लोग ना करें, मुंबई में बैठे लोग ना करें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये जबरदस्त फंक्शनरी है, ठीक है, ऑथर कह रहे हैं द की आईएएस फंक्शनरी इन इंडियाज गवर्नेंस, इंडिया के शासन तंत्र में जो की का मतलब सबसे मुख्य फंक्शनरी मतलब काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, पोस्ट वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, ठीक है, और उसका जो रोल है ये 4 बियर का होता है, गो इन द पास्ट, ठीक है, 4 बियर का होता है बच्चों, गो इन द पास्ट। इसका संबंध किससे पता है आपका? पास्ट से है, मैं इसका भी आपको बताऊंगा, चलो बताता हूँ। 4 बियर का होता है टू रिलेट टू पास्ट, ये ध्यान रखना आप। और वो कह रही है जो पद है ना आपका, ये इंडियन सिविल सर्विसेज सेटअप बाय द ब्रिटिश, इनकी भूमिका उससे रिलेटेड है। ये इसका मतलब जो क्या है कि पास में आप जाओगे तो ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज बनाई थी उन्होंने ब्रिटिश में, उसमें इसका संबंध है पुराने उस हिस्ट्री से, विच वॉज टू कलेक्ट। और क्या था ये आजकल ये और क्या, उसमें क्या थे, क्या करते थे ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्या करता था सिविल सर्विसेज वाला, और इनका क्या रोल था? इनका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, यानी पैसा कलेक्ट करना, तो कमाई है लोगों से, वो अपना रेवेन्यू लिया, एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, बाकी उनका कोई रोल नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ? व्हेन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद में, द इंडियन स्टेट टुक अप अ लार्ज वेलफेयर रोल, और उसमें आपके अंग्रेजों का कोई वेलफेयर रोल नहीं था, ठीक है ना, आपका लोगों के कल्याणकारी उनके पास में कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया की स्टेट थी, क्योंकि हम एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है वी आर वेलफेयर स्टेट, हम एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ध्यान ना आप, तो ये भूमिका हमारी बन गई लोक कल्याणकारी। तो वो फिर क्या बन गया, वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था
ही ऑल्सो बिकम द डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर ऑफ गवर्नमेंट लार्जेस्ट। लार्जेस्ट करता है पैसा, डोनेशन, मनी, ठीक है, तो वो उसका डिलीवरर भी बन गया। दोनों की तुलना की उसने। अंग्रेजों के ज़माने में उसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है ना, वेरियस टैक्सेस के रूप में, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उनका काम, ठीक ना, आपका जन कल्याणकारी भूमिका नहीं थी उनके पास में। लेकिन इसके इंडिपेंडेंस बाद में वो हमारी स्टेट चूंकि एक जन कल्याणकारी स्टेट है, राज्य है, तो उसका काम डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर भी हो गया गवर्नमेंट लार्जेस्ट, कि गवर्नमेंट के जो पैसे हैं, फ़ायदे हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम भी हो गया। डिलीवरर का तो होता है पहुंचाने वाला, डिलीवरी समझते हो ना, डिलीवर कर, डाक डिलीवर करना, तो डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर भी हो गया। आई होप कि समझ आ रहा है। लार्जेस्ट का तो होगा गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, उसमें पैसा भी शामिल है, तो उसके थ्रू सबको मिलता है। और इससे क्या हुआ, इट स्ट्रेंथन द इमेज ऑफ पैटर्नलेस गवर्नमेंट टेकिंग केयर ऑफ इट्स वर्ड। बड़ा सुंदर सेंटेंस है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की एक इमेज, छवि बनी कि ये पिता स्वरूप है। पैटर्नलिस्ट का अर्थ होता है पिता स्वरूप, लाइक अ फादर। दो शब्द बच्चों, एक पैटर्नल है और एक होता है मैटरनल। मैटरनल का माँ से संबंधित, पैटर्नल है पिता से संबंधित, ठीक है आपका। इज माई पैटर्नल अंकल। तो अंग्रेजी में सारे मामा हो, चाचा हो, सबको अंकल ही कहते हैं, लेकिन पैटर्नल अंकल जब बोलोगे तो इसका मतलब मेरे पापा के भैया हैं। और ये मैटरनल अंकल है तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वो मामा है। तो पैटर्नलिस्ट का अर्थ क्या हुआ, पिता स्वरूप, लाइक अ फादर। बड़ा सुंदर वर्ड है। तो ये जो ठीक है, गवर्नमेंट की इमेज कैसे बनी कि गवर्नमेंट तो पिता स्वरूप है, और अपने वार्ड्स का मतलब जो उसके गाइडेंस में लोग हैं, यूँ वार्ड्स कहते हैं बच्चे को, ठीक है, मैं उस बच्चे का वार्ड हूँ तो मैं उसका केयर टेकर, मैं उसका गार्जियन हूँ। तो वार्ड का मतलब हो गया वो लोग जिसके आप गार्जियन हो। समझ आगे बच्चों, वार्ड का अर्थ कई है, जैसे हॉस्पिटल का वार्ड वो अलग है। वार्ड मीन्स द पर्सन हु इज अंडर द गार्जियनशिप ऑफ समबडी। किसी गार्जियनशिप में उसको वार्ड कहेंगे। तो हम लोग क्या हो गया, हम गवर्नमेंट के वार्ड हो गया ना। और ये जो हमने कहा ना कि वो डिलीवरर बन गया गवर्नमेंट लार्जेस्ट का, उसको प्रोनाउंस करना लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ही नहीं है, लार्जेस्ट, बिना ई के भी स्पेलिंग ठीक है ही, लार्जेस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो छवि थी, पिता स्वरूप छवि, वो मजबूत बन गई, बनी ना आपका। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता है कि सरकारी फायदों को लोगों तक पहुंचाता है, चाहे वो पैसा हो या कोई भी बेनिफिट हो, ठीक है ना, अनाज हो, खाना हो, कुछ भी हो। द डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर टास्क, अब ऑथर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर कह रहा है। टास्क बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड, अब उसका काम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। कैसे कैसे कि जैसे जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स की संख्या बढ़ी, मल्टीप्लाइड मीन संख्या बढ़ी, उसके काम भी बढ़ गए, ठीक है। और ये जो स्कीम थी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजाइन की थी और दूसरी की थी स्टेट गवर्नमेंट ने, काम तो बेचारा उसका बढ़ गया, ठीक है। द स्कीम्स वर मैनेज बाय देयर ओन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन द कैपिटल्स। तो कैपिटल में तो ये मैनेज करते थे, और जो लोकल फंक्शनरीज थे, लोकल कार्यकर्ता थे, लोकल कार्य करने वाले थे ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स एज द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद सिटीजन, जो सिटीजन के साथ में कॉन्टैक्ट के पॉइंट थे। अब केंद्र सरकार थोड़ी किसी विलेजर से आपका संपर्क करेगी, उसका संपर्क तो आपका बीच के फंक्शनरीज हैं। अब फिर उसके लिए भाग किए गए, कलेक्टर के नीचे फिर आपके एडीएम हुआ, एसडीएम हुआ, बीडीओ हुआ, हो ना आपका, ये सब उनके साथ में कॉन्टैक्ट पॉइंट में है। बीडीओ फिर अपने ब्लॉक के सारे गाँव वालों को जानेगा, ठीक है। एट ए मीटिंग ऑफ आईस ऑफिस इन शिमला विद द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 2013 में, ठीक है, एक मीटिंग हुई टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए वाई गवर्नमेंट स्कीम्स वर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ बेनिफिट्स। ये गवर्नमेंट की स्कीम जो है लोगों के लिए उपयुक्त यानी पर्याप्त बेनिफिट क्यों नहीं पैदा कर रहे थे ऑन ग्राउंड, ठीक है ना, रियलिटी में। एन ऑफिसर प्रेजेंटेड लिस्ट ऑफ ओवर 300 स्कीम्स, एक अफसर ने 300 स्कीम की लिस्ट पेश करी, दैट वर ऑपरेशन इन हर डिस्ट्रिक्ट। ये भी शायद लेडी रही होगी जो उसके डिस्ट्रिक्ट में लागू थी। कितनी? 300 स्कीम, ठीक है। द सिटीजन्स डिड नॉट नो हाउ मेनी स्कीम्स देयर वर, उनको पता ही नहीं स्कीम्स कितनी सारी, एंड व्हेन व्हाट दे आर एंटाइटल्ड टू, ये भी पता नहीं है कि उनको क्या क्या एंटाइटलमेंट उनके हैं, उनका कहाँ का उनका हक बनता है।
एंड इवन सी फाउंड इट हार्ड टू डिसइंटेंगल द स्कीम्स। 300 स्कीम लागू करना बहुत मुश्किल है। डिसइंटेंगल को मतलब सुलझाना। हाँ, डिसइंटेंगल का अर्थ क्या होता है? सुलझाना। इंटेंगल का था उलझाना, सुलझाना, इसका मीनिंग सुलझाना। इतने सारी स्कीम, 300 स्कीम को सुलझा नहीं पाई आप, कि मेरी बस की नहीं है, कैसे करेंगे आप? इसका मीनिंग हो जाता सुलझाना। सुलझाना, इट इज कॉल्ड डिसइंटेंगल। ठीक है, आप 300 स्कीम चलाओगे, केंद्र में बैठे लोग तो स्कीम बना देते हैं, अरे भाई लागू कैसे होंगी वो? अब ऑथर कह रहा है कि पेंडिंग हैज नॉट पास्ड येट, अभी ये पास हुआ नहीं है, बट एविडेंस इज इमर्जिंग, लेकिन ऐसे एविडेंस सामने इमर्ज का सामने आना दैट सम स्टेट्स इन इंडिया सच एज केरला हैव वेदर्ड द स्टॉर्म। ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, वेदर्ड द स्टॉर्म। ये फ्रेज ऐसा है बच्चों, फ्रेज बना के लिख रहा हूँ मैं, वैसे टू पहले लगाता हूँ, वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का अर्थ होता है कि ना, तो फेस द प्रॉब्लम सक्सेसफुली। ध्यान रखना, ये बड़ा सुंदर है आपका, 20 बार एग्जाम में आया हुआ है, और भी आ सकता है। ठीक है, ऑथर ये कह रहा है कि कुछ स्टेट जैसे केरला, बात तो सही है, हैज वेदर द स्टॉर्म बेटर देन अदर्स, तो उन्होंने इस जो स्टॉर्म क्या तूफान है, तूफान का क्या पेंडेमिक का, दूसरे स्टेट की अपेक्षा इसको ज़्यादा सफलता से सामना किया है। ऐसे में आपका, और सबको पता है, एक मिसाल बना हुआ है केरला आपका। एंड सम कंट्रीज, और ऐसी कंट्रीज में भी हुआ है, छोटी कंट्रीज हुई देखो आप, जैसे वियतनाम और ताइवान, उन्होंने जो है दूसरे देशों की अपेक्षा अच्छा किया है। हाइपोथेसिस का तो परिकल्पना, एक परिकल्पना ये है कि दैट दोज स्टेट्स एंड कंट्रीज इन विच लोकल गवर्नेंस वाज स्ट्रॉन्गर, दैट्स राइट, केरला में लोकल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब वहाँ आपदा आई, विपदा आई, सेंटर ने भी कुछ मदद की, और बाकी मदद उन्होंने अपने आप कर ली। ये आपकी ऐसे देशों का हाल होता है कि जिनके अंदर, ठीक है ना, आपका लोकल लेवल पे काम होता है। ठीक है, केंद्र बैठ के नहीं काम होता है, वहाँ लोकल लेवल पे काम होता है। तो ऐसे लोगों ने हैव डन मच बेटर देन अदर्स, तो उन्होंने दूसरों की अपेक्षा अच्छा किया है। दिस इज वर्दी ऑफ रिसर्च। ऑथर कह रहा है कि जो सोशल और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनको इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। वर्दी का मतलब के लायक, इसका फ्रेज है बी वर्दी ऑफ समथिंग। ठीक है, इसका मतलब डिजर्व समथिंग, के लायक, है ना। जैसे इज वर्दी ऑफ आर रिस्पेक्ट, हमारी रिस्पेक्ट के लायक है। ठीक है, ये मैं फटाफट करा रहा हूँ बच्चों, बहुत टाइम हो गया ही। ठीक है, तो आपने फटाफट समझना है, बाद में इसको दोबारा वीडियो देखना, इसको पॉज करके एक एक चीज़ को पढ़ना। ये चीज़ें रिसर्च के लायक हैं। ठीक है, जिनको डिज़ाइन के जो सिद्धांत हैं गुड गवर्नेंस के सिस्टम के, उसमें आपको वो अंदर की दृष्टि देंगी कि भाई इसको गवर्नेंस सिस्टम कैसे बनाना चाहिए, और एक ऐसे सिस्टम दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपका दैट द डोमिनेंट थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व। डोमिनेंट थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, डोमिनेंट थ्योरी गवर्नमेंट की तो डोमिनेंट रहेगी, वो हमेशा हावी रहेगी। ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट की जो थ्योरी है जिसको हल नहीं कर सकती, वो ये आपको लोकल आपके चीज़ें आपके उसको सॉल्व करेंगी। और ऑथर इसलिए कह रहा है कि इसमें रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च करो तो पता लगेगा लोकल गुड गवर्नेंस क्या होती है। ठीक है, तो लोगों उसमें शामिल हो जाएंगे, गुड गवर्नेंस अपने हो जाएंगी। द डोमिनेंट थ्योरी इन प्रैक्टिस ऑफ गुड गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट। अभी इनकी क्या है थ्योरी है, डोमिनेंट थ्योरी। डोमिनेंट थ्योरी मीन्स वो थ्योरी, वो सिद्धांत जो हावी है। अब बड़े इसको उसने ऑथर ने बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से लिखा है। जस्ट देखो, असली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये है ना आपका भाई प्रैक्टिस, तो यही तो है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये है। लेकिन ये है क्या पता है? अब उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, वो तो होगी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल अगर सरकार नहीं कहेगी तो उनका चुनाव कैसे होगा? लेकिन फिर आगे कह दिया बाय द पीपल नहीं, बाय द गवर्नमेंट। होना क्या चाहिए था, बाय द पीपल। और फिर क्या होना चाहिए था ना, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो फॉर द पीपल तो ठीक है, लेकिन शासन जो गवर्नमेंट कर रही है ये गलत है, तो लोगों के हाथ में दो उसको। ठीक है, अब क्या बन गया ये? अब वो कह रहा है ये जो बन गया, ठीक है, अब ये बन गया, स्लिप्स इजीली इनटू
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। ये व्यंग में कहा गया है। अब इनका शासन व्यवस्था ये बन गई है, गवर्नमेंट लोगों की है, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आपका चुनने वाले काम तो यही करते हैं, तो बाय द पीपल तो हो गया, ठीक है, चुने नुमाइंदे पार्लियामेंट में शासन करते हैं, और बाय द गवर्नमेंट हो गया, एंड फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर हो गया, पॉलिटिकल पार्टी चलाएगी जो पावर में है। अरे लोकल गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाओ, ऑथर का कहने का अर्थ है स्थानीय शासन तंत्र को मजबूत करना ही इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऑथर के हिसाब से हो, अब सही है या नहीं अलग बात है। दिस हैज़ बीन द प्रिवलेंट थ्योरी इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर टू लॉन्ग, और ये बहुत समय से यही थ्योरी चल रही है। प्रिवलेंट करता होता है जो अभी व्यापक है, जो अभी एग्जिस्टिंग है, प्रिवलेंट करता होता है एग्जिस्टिंग, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग आपका थ्योरी है भारत की ज़्यादातर स्टेट्स में, कुछ को छोड़ दो भले। इवन व्हेन गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल एज डिलीवरर ऑफ सर्विसेज मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट, ये गवर्नमेंट देती है, एंड मनी फॉर बिल्डिंग टॉयलेट्स, इट इज़ नॉट गुड इनफ, ये सफिशिएंट नहीं है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट एंड इनेबल पीपल, लोगों को उनको सपोर्ट करना है, इस योग्य बना इनेबल पीपल कि वो अपने आप को गवर्न कर सकें, ठीक है, ताकि ये जो आपका ड्रीम है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल का जो ड्रीम है, विजन है, इसको चरितार्थ किया जा सके, इसको सच बनाया जा सके। ये शानदार फ्रेज है, रियलाइज द विजन ऑफ, ठीक है, रियलाइज का तो होता है उसको हकीकत का जमा पहनाना, यानी उसको हकीकत बनाना, ठीक है। तो गांधी जी का जो विजन था ना वो पूरा हो जाएगा अगर आपने लोकल्स को पावर दी तो। इसका ऑथर कहने का मतलब ये है, ठीक है, विच इज ऑल्सो द ओनली वे ह्यूमैनिटी विल बी एबल टू मीट द इकोलॉजिकल ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस लूमिंग ओवर इट इन। लूम ओवर का होता है किसी समस्या का, ये फ्रेज है लूम ओवर, ठीक है, यानी किसी प्रॉब्लम का सामने आना, ठीक है। फेस तो नहीं कहेंगे इसको, आपका ये किसी प्रॉब्लम के संबंध में है तो मैं लिखूंगा ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, किसी बिग प्रॉब्लम के लिए बोला जाता है, ठीक है। टू पोज, ठीक है ना, आपको वरी बिकॉज ऑफ इट्स साइज, इसको कहते हैं ब्लूम ओवर। जैसे अगर आपको कहूँ, इसका मैं उदाहरण देता हूँ, मैं ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि प्रॉब्लम के लिए बोला जाता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूँ तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लूमिंग लार्ज ओवर इंडिया, तो भारत के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी बेरोजगारी की। तो कैसे कहूँगा, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लूमिंग लार्ज। लूमिंग लार्ज भी कह सकता हूँ, लूम ओवर भी कह सकता हूँ, लूमिंग ओवर हर कंट्री, हमारे सामने, ये कंट्री के सामने बहुत बड़ी समस्या है, लूम ओवर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, विच इज द ओनली वे ह्यूमैनिटी विल बी एबल टू मीट, इससे आपका मानवता मीट करने का पूरा करेगा, इकोलॉजिकल ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस है ना, उनको पूरा कर पाएगा। अभी ये चैलेंजेस हमारे सामने मुंह बाएं खड़े हैं, बड़ी समस्या के रूप में 21वीं सेंचुरी में खड़े हैं। अब समझ आ गया कि ये सब करना हमने तभी होगा। अच्छा, खत्म हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये अरिन मायरा हैं जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने ये लिखा है। तो इसका निचोड़ ये है बच्चों कि भैया लोगों में पावर को डिवॉल्व करो, लोकल गवर्नेंस इज़ द बेस्ट गवर्नेंस। सरकार नीतियाँ बनाए, लेकिन नीतियाँ ऐसे बनाए जो उनके साथ में मिल के करें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पैराग्राफ था बच्चों, पर लंबा जरूर हो गया ये, तो लेकिन मैं इसको पूरा कराया। आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ कि पूरा हो पाया, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो इसको आप पसंद आया तो लाइक करें। थोड़ा मैं जल्दी में कराया जरूर है, लेकिन दोबारा देखें। आपका डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने इसमें कराई दिए, जो हमारे मेन मुद्दा था, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया है। तो इस तरह से आप समझ में अगर आपको आएगा तो एग्ज़ाम में अगर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में भी आएगा तो आपको तुरंत समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारी इंग्लिश को हमने बहुत अच्छा बनाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब कभी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।